स्वागत दोस्तों, आगे चलने से वीडियो के आगे सामने होते हुए चैनल के सबसे बड़े को बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जैसे ही पहुंचे दिल्ली वैसे ही उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जाकर की मुलाकात और इसके बाद पंजाब के अंदर आपस में जो एक दूसरे को स्लीपर सेल बता रहे थे दोस्तों, उन सबको पूरी तरीके से उनकी महत्वाकांक्षा को ही स्लीप कर दिया गया है। बताएंगे कैसे सबकी एक साथ छुट्टी करने का प्लान बना लिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ में पंजाब बीजेपी की महिला नेता के विवादित बयान का वीडियो भी अब वायरल हुआ है, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार तरीके का किया है हंगामा। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीएसई के 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से कर दिया इंकार, जिसके बाद तमिलनाडु के अंदर हो सकता है जोरदार तरीके का विरोध। दोस्तों, बताएंगे किस ओर बढ़ रहा है पूरा मामला और सोनम वांगचुक के अनशन के आज 18वें दिन से पहले किस तरीके का हुआ पूरा मामला दोस्तों। और आखिरकार कांग्रेस के नेता को चुनौती दे रहा था बीजेपी का नेता, उन्होंने मीडिया के सामने दे दी बहस की चुनौती, तो भागते हुए खड़े नजर आए। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब के अंदर जिन नेताओं की महत्वाकांक्षा है उन सब लोगों को साइडलाइन करके पार्टी के किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर पंजाब का चुनाव लड़वाना चाहिए और राहुल गांधी एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट था दोस्तों, जहां पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे विवाद के मामले को लेकर राहुल गांधी जैसे ही विदेशी दौरे से देश लौटते हैं दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाने का फैसला लिया और यहां पर पंजाब कांग्रेस को लेकर भूपेश बघेल की रिपोर्ट को लेकर लगभग 6-7 घंटे तक चर्चा चलती रही और काफी गहन चर्चा की गई। दोस्तों, इसके बाद मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि 1 जुलाई को कांग्रेस के द्वारा किए गए ऐलान यानी राजा वड़िंग को बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद 3 तारीख को चन्नी के घर पर हुई बैठक के बाद भूपेश बघेल के पहुंचने और प्रियंका गांधी के फोन करने के बाद अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर दखल दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो पार्टी की तरफ से कुछ बड़े फैसले लेने की ओर संकेत दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से इस्तीफा दिलवाया जाएगा दोस्तों, लेकिन इसके बाद चर्चा ये चल रही थी कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी जाएगी या किसी और नेता को रंधावा को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बातें एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने गुटबाजी या फिर जिन्होंने भी पार्टी के आला कमान के द्वारा लिए गए फैसले को लेकर चुनौती दी और एक तरीके से पार्टी को ये कमजोर दिखाने की कोशिश की, उसको लेकर पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को देखते हुए लोगों के बीच में ये मैसेज ना जाए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है और आपस में फूट पड़ी हुई है, इसीलिए पार्टी एक नए कदम के साथ आगे बढ़ रही है दोस्तों, यानी बीच का रास्ता अपनाने जा रही है, जिसमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से इस्तीफे की मांग की जा रही है और उसके बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से किसी एक ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी दोस्तों, जो दोनों गुट को साथ कर चलेगा या दोनों गुट में किसी भी गुट का वो हिस्सा नहीं है। किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है दोस्तों। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खींचतान के बीच में कांग्रेस पार्टी ने बीच का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी साल के अंदर किसी भी तरीके के गलत परसेप्शन की एक हवा नहीं बहने देना चाहती और इसीलिए पार्टी की तरफ से यह कदम उठाया गया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह जिम्मेदारी किसी और को देने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक बार फिर से आज पंजाब को लेकर बैठक करने वाले हैं और आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों एक बात क्लियर हो गई है कि जितने भी आपस में विवाद कर रहे थे उनके हाथ किसी के कुछ नहीं लगेगा और सबको जो पोस्ट दिया गया था सबसे सारे पोस्ट छीन लिए जाएंगे और सबको बोला जाएगा कि कार्यकर्ताओं की तरह चुनाव लड़िए और जो वैसे नेता जिनको गुटबाजी से कोई मतलब नहीं है उन सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल यही रास्ता अपनाना चाहिए और गुटबाजी करने वाले नेताओं को बोलना चाहिए कि आप लोग कार्यकर्ता बनकर केवल काम करिए और चुनाव जीतने के बाद तय किया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ेंगे। इस पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी और दीनानगर विधानसभा के प्रभारी रेणु कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वायरल वीडियो के बाद विवाद काफी बढ़ गया। पंजाब के अंदर एसआईआर कराया जा रहा है, तो इस पर पंजाब बीजेपी की नेत्री ने विवादित बयान दिया, कहा कि एसआईआर कराओ, 20-25 हजार वोट घटाओ और अपना एमएलए बनाओ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा जो है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या पंजाब के अंदर भी वो हरकतें करने लगे हैं जिससे लेकर इनके खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में माहौल बना हुआ है और पंजाब जीतने के लिए क्या ये एसआईआर का डुप्लीकेट तरीके से काम करवाएंगे। एसआईआर में 20-25 हजार वोट काटकर बीजेपी को पंजाब में सीटें जितवाएंगे। पंजाब बीजेपी के नेता का ये विवादित बयान अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों, और बने भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंगाल के बाद उनका अगला टारगेट जो है वो पंजाब है। पंजाब में उनको कैसे भी चुनाव जीतना है, तो अगर पंजाब इनको जीतना है जहां पर इनका कोई अता पता नहीं है, तो क्या ये वही करेंगे, ऐसी हरकतें ही करेंगे जिस हरकतों से बंगाल और अन्य चुनावों के अंदर कांड करके आए हैं। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर दखल देना चाहिए और बीजेपी नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, वरना चुनाव आयोग फिर से सवालों के घेरे में खासकर पंजाब को लेकर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के लोग अब बंगाल से पंजाब की ओर जा रहे हैं और पूरा ध्यान भाजपा वालों का पंजाब पर है। तो क्या ये पंजाब में जो 20-20 हजार वोट काटने की बातें चल रही है ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का मंगलवार को 17वां दिन था। दोस्तों 17वां दिन था और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। वजन 8.5 किलो के आसपास कम हो गया है। अनशन शुरू होने पर वजन 67 किलोग्राम के आसपास था। और वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन पर बैठे हुए हैं। दोस्तों सपा के प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और एक्टर नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह और अरुंधति रॉय समेत कई प्रमुख हस्तियों ने सोनम से अनशन खत्म करने की अपील की। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि सरकार को वांगचुक की कोई चिंता नहीं है। सीजेपी के फाउंडर दीपके ने कहा कि वांगचुक की जान को खतरा है, सरकार को मांग पर ध्यान देना चाहिए। सोनम वांगचुक के अनशन पर अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी वाले पूरे सिद्धांतहीन और भ्रष्ट व्यवस्था वाले बन चुके हैं। इतनी निर्मम सरकार के लिए किसी का भी बलिदान मायने नहीं रखता। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं 16 जुलाई तक शाम 5 बजे जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करूंगा और अपना समर्थन दूंगा। टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि आपके उपवास ने नेताओं को एकजुट कर दिया। सरकार को आपके या करोड़ों युवाओं के जीवन की परवाह नहीं है। आपका जीवन हमारे लिए मायने रखता है। अनशन बंद करे और लड़ाई जारी रखे। महुआ मोइत्रा से लेकर अभिजीत दीप के सबके सब इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। दोस्तों इस पर एक बात तो तय है कि सोनम वांगचुक के समर्थन में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जो अच्छी बात है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण में बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने खुद ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खुली बहस की चुनौती दी थी। और जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनौती को स्वीकार किया दोस्तों, तो प्रेस क्लब के अंदर दिखाई नहीं दिए, भागते हुए नजर आए। यानी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बद्रीनाथ के अंदर मंदिर में चंदा चोरी किया गया है। तो इस मामले पर बीकेटीसी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और कांग्रेस पार्टी पर ही उल्टा आरोप मर रहे हैं दोस्तों। और बहस के लिए चुनौती दी गई तो कांग्रेस के नेता पहुंच गए, उन्होंने 2 कुर्सियां लगाई प्रेस क्लब में देहरादून के अंदर, और एक में गणेश गोदियाल लिखा हुआ था, दूसरे में हेमंत द्विवेदी लिखा हुआ था। गणेश गोदियाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने गए, बहस वाली कुर्सी पर जाकर बैठे और उन्होंने पूछा कि मैंने ये कुर्सी लगवा रखी है हेमंत द्विवेदी के लिए, और बोला भी था उनको, लेकिन वो आए नहीं। वो मुझे बहस की चुनौती दे रहे थे, उनके एंड से ही दिया गया था, लेकिन अभी वो बहस करने के लिए नहीं आए। द्विवेदी जी ने अपने चक्कर में राज्य सरकार और बीजेपी दोनों की किरकिरी करवा दी। हेमंत जी, राजनीति बच्चों का खेल नहीं होता, यमकेश्वर के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। सच तो यही है कि बद्रीनाथ मंदिर में चोरी आपके कार्यकाल में हुई है, आपके निजी सचिव ने की है, जो इस समय जेल में है। अजीत सिंह राठी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। इस पर आप लोग जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू राज्यपाल के प्रदर्शन के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ पहुंचे दोस्तों, जिसके चलते शहरों के कई प्रमुख यातायात बुरी तरीके से प्रभावित रहे। प्रदर्शनकारी सेक्टर 34 स्थित एग्जीबिशन ग्राउंड में एकत्र हुए और जोरदार तरीके का विरोध किया गया दोस्तों। ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी सरकार के द्वारा अमेरिका के साथ किए जा रहे डील यानी व्यापार समझौते को लेकर किया गया दोस्तों, और भारी जाम देखने को मिला। इससे पता चल रहा है कि किसानों का आंदोलन आने वाले पंजाब के चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन बनता हुआ नजर आएगा दोस्तों। और किसानों को भी पता है कि अभी टाइम है प्रदर्शन करने का, क्योंकि जब चुनाव के दौर होते हैं, चुनाव का टाइम होता है, तो पार्टियां किसानों को भाव देती है और किसानों की बातें सुनती है, वरना तो किसानों की बात पर कोई भाव नहीं देता। और इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसानों का ध्यान इस बात पर है कि राजनीतिक पार्टी किसानों के हित में फैसले ले, और इसीलिए किसानों ने यह आंदोलन बुलाया है दोस्तों। और बड़ी संख्या में किसान एकजुट होते हुए नजर आए, तो इसे लग रहा है कि पंजाब के अंदर धीरे धीरे करके ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रखर होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर नागपुर के साइबर पुलिस ने E20 पेट्रोल के बारे में झूठे दावे करने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम इसमें घसीटने का आरोप लगाते हुए 4 सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के खिलाफ कार्रवाई की है दोस्तों, जिसमें मनीष कश्यप का नाम है और देसी बाइसर का नाम है और हर्षित राठी और अखिलेश एनवेटे का नाम है। तो इन सारे लोगों को FIR का नोटिस आएगा, जिसके बाद इन सबको जवाब तक देना पड़ेगा। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लंबित परीक्षाओं का आयोजन कराने, परिणाम प्रकाशित करने तथा संविदा कर्मियों की स्थायी बहाली की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC कार्यालय का घेराव किया दोस्तों, और इस क्रम में मेन गेट में ताला बंद करके विरोध जताया गया। मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट, BSSC और CGL4 और BSO सहित विभिन्न लंबित परीक्षाओं को जल्द कराने और रुके हुए परिणामों का अविलंब जारी
जारी करने की मांग उठाई। परिणाम जारी होने तक आंदोलन करेंगे, ये जानकारी मिली दोस्तों। तो ऐसे में बिहार के कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय घेराव करके ताला लगा देना ये बताता है कि किस तरीके से पेपर लीक एक बड़ा मामला और रिजल्ट में देरी भी एक बड़ा मामला बनता जा रहा है दोस्तों। और परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी समस्याएं बिहार के अंदर से सामने आती है दोस्तों। यानी बिहार में एक तो रोजगार की समस्या है, ऊपर से नौकरियां निकलती नहीं है दोस्तों, और जो निकलती भी है तो फिर पेपर लीक हो जाता है। 100 तरीके की समस्याएं हैं, रिजल्ट भी नहीं दिए जाते, और इसीलिए एक बड़ी नाराजगी तो है आम जनता में। और बिहार एसएससी को लेकर ये लोगों का गुस्सा बनता भी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर अगर आप किसी बीजेपी के समर्थक से मिलेंगे तो वो दावा करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई दुनिया भर के अंदर जो बड़े कांड हो रहे हैं उस कांड में शामिल है और वो कहीं ना कहीं भारत की मदद कर रहा है। इस तरीके के दावे पाकिस्तान को लेकर किया जाता है कि जो अननोन मैन पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादियों को मार दे रहे हैं, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जाता है दोस्तों। और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया के दुश्मनों को मार रहा है। और इस तरीके से दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को एक स्वतंत्रता सेनानी बताने की कोशिश की जाती है, यानी आजादी की लड़ाई लड़ रहे व्यक्ति की तरफ पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अमेरिकी एक्शन के बाद भारत ने इसका समर्थन किया दोस्तों। एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अमेरिका के द्वारा की गई कार्रवाई की तारीफ की है। दोनों देश रोकेंगे ग्लोबल क्राइम, शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो नेटवर्क को तोड़ा गया दोस्तों, जगह जगह छापेमारी की गई, तो इस पर भारत सरकार ने इसे सही कदम बताया है। लेकिन अगर बीजेपी के समर्थकों को आप देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ये लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए काम कर रहा है दोस्तों। यानी सरकार अलग रुख रखती है और जो भाजपा के समर्थक है उनकी अलग ही तरीके की एक फिल्म चल रही है, एक अलग ही तरीके का उनके दिमाग में कहानियां चल रही है। और यही हकीकत है दोस्तों। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाए गए ज्ञान के आधार पर ही देश के अंदर लोग आजकल ओपिनियन बना रहे हैं, बल्कि कई सालों से बना रहे हैं, जो बदलना चाहिए तभी जाकर देश के हालात बदलेंगे। आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अब सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि क्या कोई ऐसी योजना है जो बीजेपी की सरकार चलाती है और जिसमें घोटाला नहीं होता। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो सीएजी से जुड़ी हुई है, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। 3541 करोड़ का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा लड़की बहन योजना को लेकर किया गया है। एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है। 15,586 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए वर्चुअल पर्सनल डिपोजिट अकाउंट में विदाउट इमीडिएट एक्सपेंडिचर नीड के। कहने का मतलब सीएजी ने पता किया तो उनको पता चला कि ये तो 3541 करोड़ रुपए ज्यादा भेज दिए गए। सवाल यह है दोस्तों कि एक रुपए का हिसाब किताब होना चाहिए, और जब पूरा डिजिटल माध्यम से होता है यानी डीबीटी के माध्यम से होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होता है, मोबाइल आधार और बैंक अकाउंट ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये फर्जी तरीके से पैसा जा कह रहा है। और एक दो रुपया नहीं है बल्कि 3541 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च किया गया है। इस पूरे मामले पर अब सीएजी की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, इसे अनियमितता बताकर मीडिया में दबा दिया गया है फाइलों में। जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार में सीएजी ने जो रिपोर्ट दी थी दोस्तों, उस रिपोर्ट को बताया गया था कि उससे बड़ा तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं, जो बाद में कोई प्रूफ भी नहीं कर पाया। और इसे पता चलता है कि भाजपा सरकार में जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, करप्शन चल रहा है, उसको ये लोग अनियमितता बोलकर कन्नी काट लेते हैं। और यही मामला फिर से है और फिर से इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर मामले में अंतरिम व्यवस्था करते हुए मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज अदा करने की छूट दी दोस्तों। और इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने यह निर्देश दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को, और उन्होंने अदालत की अनुमति के बिना परिसर में कोई रचनात्मक यानी कोई नई चीज नहीं बनाई जाएगी, ये भी बोला गया है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है दोस्तों। इस मामले को लेकर सवाल सबसे बड़ा यह है कि पहले भी ऐसा होता था, उसके बाद मामला केस पहुंच जाता है कोर्ट में, उसके बाद एक लोकल कोर्ट में फैसला ले लिया जाता है कि ये तो मंदिर है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी स्थिति को वापस से यथास्थिति को बनाकर रखा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जानबूझकर इस तरीके के मुद्दों को छेड़ा जाता है ताकि कहीं ना कहीं समाज में इस मामले को लेकर आपस में विद्वेष पैदा किया जाए, जबकि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर भी जबरदस्ती घुसना है। जब सब यहाँ पर पूजा कर रहे थे और मस्जिद वाले नमाज पढ़ रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो फिर यहाँ पर इस मामले को क्यों आगे तूल दिया गया, ये सबको पता है। ये पूरा एक तरीके से राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल ये लोग करते रहते हैं। साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद पवन खेड़ा ने सोमवार को बीजेपी और आरएसएस पर मंदिरों के संघ के लिए वसूली केंद्र बनाने का आरोप लगाया दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के नाम पर बने चोरी के कारोबारी मॉडल को दर्शाता है। पवन खेड़ा ने तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई के मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस उन लाखों श्रद्धालुओं की ओर से ये मुद्दा उठा रही है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण और देवता को चढ़ावे के तौर पर अपनी मेहनत की कमाई, गहने और कीमती सामान दान किए थे। इस चोरी
को दिन दहाड़े डकैती बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भक्तों के चढ़ावे की चोरी नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोगों की आस्था, भरोसा और विश्वास की लूट है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश पर गठित राम मंदिर ट्रस्ट को मंदिर की देखरेख, तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था और भक्तों के चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा और उसने भक्तों की आस्था के साथ में विश्वासघात किया है। तो आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीकेयू के नेता चरूनी पहुंचे, गुरनाम सिंह चरूनी पहुंचे सोनम वांगचुक के आंदोलन स्थान पर दोस्तों। तो सोनम वांगचुक के समर्थन में किसान संगठन से जुड़े लोग भी आकर खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में राम मंदिर के अंदर जो सीईओ का पोस्ट है उसे लेकर आवेदन बुलाया गया था और आवेदन में जो शर्तें लिखी गई थी दोस्तों, वो शर्तें ऐसे थी कि कोई रिटायर्ड अधिकारी ही इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकता है। अब इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आवेदन किया है दोस्तों। अमिताभ ठाकुर के मुताबिक वे सारी हर्ताओं को पूरा करते हैं, यानी जितनी भी चीजें मांगी जा रही है वो हर चीज को पूरा करते हैं और वो एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आवेदन करने जा रहा हूँ सीईओ के पोस्ट पर, मैं राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनना चाहता हूँ। हालांकि असली प्रश्न तो ये है कि क्या आरएसएस के प्रत्यक्ष या परोक्ष आशीर्वाद वाले अर्हता के बगैर वे राम मंदिर के सीईओ बन सकेंगे? ऐसा बहुत मुश्किल नजर आता है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रस्ट आरएसएस का था, आरएसएस का है और आरएसएस का ही रहेगा। चंपत राय हो, मिश्रा हो या फिर गोपाल राव हो, ये सब के सब तो उसी की देन है। देह बदलती रहेगी, आत्मा वही है, यानी आरएसएस का एक तरीके से कब्जा है राम मंदिर के ट्रस्ट पर। तो ऐसे में जो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर है जो इस शर्त को पूरा करते हैं, जो शर्तें रखी गई है सीईओ बनाने की, तो क्या उनको नियुक्त किया जाएगा? इसका सीधा सीधा उत्तर है दोस्तों नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आवेदन तो किया गया था, यानी एक तरफा नहीं जीतने दिया जाना चाहिए, नहीं सीईओ बनने देना चाहिए, इसलिए आवेदन करना भी जरूरी है। और हो सकता है दोस्तों कि आवेदन को खारिज भी कर दे ताकि कोई दूसरा रहे ही ना और आरएसएस और बीजेपी के किसी करीबी को सीईओ बना दिया जाए। जो भी अपडेट से जुड़े आती रहेगी दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र के टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में है, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं चला। लीक करने वाले आजाद सिस्टम बेदाग सजा भुगत रहा है। वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की, ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे और फीस दी, दूर दराज के सेंटर पर गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं बिना तारीख, बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी 3 चीजें हैं, आज ही इन पर फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा टीईटी की नई तारीख अभी घोषित कीजिए। दूसरा, जवाबदेही लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और अभ्यर्थियों पर ना हो कार्रवाई। भविष्य की रक्षा हो, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ है उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्थान की सजा अभ्यर्थियों की, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा अन्याय है। और 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी ने कहा कि मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। अब समय आ गया है कि हम शिक्षा की क्रांति की बात करें, ऐसी व्यवस्था बनाने की बात करें जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं अपनी मेहनत का फल मिले। अब राहुल गांधी की इन बातों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जितने भी नए नए प्रभारी बनाए गए हैं दोस्तों सबसे मुलाकात की है और राहुल गांधी की एक तस्वीर हरियाणा के नव नियुक्त प्रभारी संजय दत्त के साथ सामने आई है दोस्तों, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख भी सकते हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को कड़ी फटकार लगाई दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया और कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पिछले निर्देशों का पालन न करने पर रैना और अन्य लोगों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने उन्हें अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट पूरी तरीके से सीरियस है, क्योंकि कोर्ट की बातें भी ये मान नहीं रहे। और समय रैना पर की गई कार्रवाई पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या ये जो कॉमेडियन वगैरह इन पर कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए या फिर इनको इग्नोर कर देना चाहिए? क्योंकि कई बार जब इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो अलग अलग तरीके के मैसेज समाज के अंदर जाते हैं, कई बार सही जाते हैं, कई बार कोर्ट को लेकर भी उनकी छवि, कोर्ट की छवि भी खराब हो जाती है। साथ साथ दोस्तों स्वामी अभिमुक्तेशानंद राम मंदिर के दान पत्र की लूट का सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस मामले को लेकर जो मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं दोस्तों वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती यानी कोषाध्यक्ष बता रहे हैं, जिनका काम है कि वो देखे कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है और कोष की जिम्मेदारी इन्हीं है। वो बता रहे कि स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं है। तो सोचिए कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है, ये कोई भी आकर तय कर रहा है दोस्तों, क्योंकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती इनकी विचारधारा के हिसाब से काम नहीं कर रहे, यानी जो ये लोग चाहते हैं उस हिसाब से काम नहीं कर रहे। तो शंकराचार्य ही नहीं मान रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती को। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते एक और बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मांसपेशियों की क्षति हुई है और यह बेहद बहुत दर्द में है और इसके बावजूद उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तब तक समाप्त करने से इनकार किया है जब तक सरकार
बार बातचीत की पहल नहीं करती। संगठन के प्रदर्शन को 25 दिन हो गए, वहीं पर सोनम वांगचुक का अनशन 17वें दिन प्रवेश कर गया दोस्तों। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अनशन शुरू करने के बाद सोनम वांगचुक का जो वजन है वो 8.5 किलोग्राम कम हो गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब मांसपेशियों में कमजोरी के कारण वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं और उनको कहीं भी ले जाने के लिए कई सारे लोगों को ले आना पड़ता है दोस्तों, एक तरीके से सपोर्ट देना पड़ता है। और इसीलिए कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक अगर 10 दिनों के अंदर अपना आंसर नहीं तोड़ेंगे तो फिर की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, जो काफी बुरी स्थिति होगी। ऐसे में आप लोग इस पर जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक को न्याय तो मिलना चाहिए, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से देश के लिए कुछ ना कुछ करता रहा, भारतीय सेना के लिए कुछ करता रहा और आम जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उस व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर वो भूख हड़ताल से इतने ज्यादा परेशान है तो ये काम सरकार का है कि वो देखे कैसे भूख हड़ताल को खत्म कराया जा सकता है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो